तो अब यहाँ पे आपको भाग 1 का मतलब राजनीतिक अवधारणा का अध्ययन में आपको यहाँ पे 15 देखेंगे। तो अध्ययन नंबर 15 में आपको यहाँ पर है, आपको अध्ययन नंबर 15 में आपको यहाँ पर समुदायवाद, जिसको अंग्रेजी में कम्युनिटी बोलते हैं। तो आइए हम इनको शुरू करते हैं, समुदायवाद को, कम्युनिटी को शुरू करते हैं। देखिए गुडविन ब्राह्मी ने सर्वप्रथम कम्युनिज्म शब्द का प्रयोग किया। गुडविन ब्राह्मी ने सर्वप्रथम कम्युनिज्म शब्द का प्रयोग किया। समुदायवादी विचार अरस्तू के चिंतन में भी देखा जा सकता है। समुदायवादी विचार अरस्तू के चिंतन में भी देखा जा सकता है, जहाँ मानव को सामाजिक प्राणी कहा गया है। पॉलीतिकाजुन, देखिए जहाँ मानव को सामाजिक प्राणी कहा गया है, पॉलीतिकाजुन के अनुसार देखिए आपको हीगल के नागरिक समाज में भी समुदाय को प्राथमिक महत्व दिया गया है। हीगल के नागरिक समाज में भी समुदाय को प्राथमिक महत्व दिया गया है। अब माइकल जे सेंडर यहाँ पर, तो माइकल जे सेंडर देखिए समुदायवादी विचारधारा के आरंभ का श्रेय माइकल जे सेंडर को दिया जाता है। माइकल जे सेंडर ने पुस्तक लिबरलिज्म, देखिए माइकल जे सेंडर ने पुस्तक लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 में रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की। लॉर्ड्स ने कहा कि राइट इज प्रियर टू गॉड। रॉल्स ने कहा कि राइट इज प्रियर टू गॉड, परंतु सेंडर के अनुसार गॉड इज प्रियर टू राइट। रॉल्स ने कहा कि सेल्फ इज प्रियर टू इट्स इन, जबकि इसे सेंडर ने परिवर्तित करते हुए कहा कि इंड इज प्रियर टू सेल्फ। सेंडर ने कांटवादी नीति शास्त्र की कठोर आलोचना की है, जो मैन इज इन इटसेल्फ कहा है, जो उदारवादी चिंतन का मूल आधार है। सेंडर ने पुस्तक व्हाट मनी कांट बाय द मोरल लिमिट्स ऑफ मार्केट्स 2012 उदारवादी विचारधारा को अपूर्ण कहा। अब देखिए चार्ल्स टेलर की प्रसिद्ध रचनाओं में हेगल एंड मॉडर्न सोसाइटी 1979 और सोर्स ऑफ द सेल्फ 1989 प्रमुख है। वे उदारवादी अनकम्बर्ड सेल्फ आभार स्व के विचार के बजाय ग्रस्त स्व को स्वीकार करते हैं, जिसका अभिप्राय है कि व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। टेलर देखिए आपको टेलर सामाजिक थीसिस सोशल थीसिस के विचार को स्वीकार करते हैं क्योंकि व्यक्ति का चयन सदैव शुभ होता है, क्योंकि व्यक्ति का चयन सदैव शुभ नहीं होता, ये इस बात का है। टेलर ने उदारवाद के तटस्थ राज विचार के प्रयोग का भी विरोध किया। टेलर ने उदारवाद के तटस्थ राज के प्रयोग का भी, यहाँ पर आपको है देखिए टेलर ने उदारवाद के तटस्थ राज के विचार के टेलर ने उदारवाद के तटस्थ राज के विचार के प्रयोग का भी विरोध किया। उनके अनुसार राजयोग अच्छे मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए माइकल वाल्जर ने एस्पियर्स ऑफ जस्टिस 1983 नामक रचना लिखी। वे अरस्तु एवं हीगेलवादी चिंतन से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि सेल्फ इज एम्बेडेड सेल्फ। देखिए सेल्फ इज एम्बेडेड सेल्फ, यहाँ पर एम्बेडेड सेल्फ सेल्फ इज एम्बेडेड सेल्फ, जिसे उन्होंने सेल्फ इज सिचुएटेड सेल्फ भी माना, जिसके अनुसार व्यक्ति सामाजिक परिवेश का परिणाम होता है। ये काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी रचना एस्पियर्स ऑफ जस्टिस 1983 में सरल समानता
सरल समानता को उदारवादी विचार कहा एवं जटिल समानता के विचार को माना। एवं जटिल समानता के विचार को माना, जिसके अनुसार देखिए जिसके अनुसार न्याय कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं हो सकता जो प्रत्येक समाज को स्वीकार हो। सामाजिक वस्तुओं का देखिए सामाजिक वस्तुओं का वितरण पृथक समुदाय के लिए अलग अलग होगा तथा वितरण के मानदंड भी पृथक पृथक होंगे। फिर आपके यहाँ देखिए मैंकी टायर, यहाँ देखिए मैंकी टायर उन्होंने कहा कि आधुनिक व्यक्तिवादी एवं वैज्ञानिक चिंतन का मूल आधार मैक्स वेबर के विचारों में है। समकालीन व्यक्तिवादी नव उदारवादी विचारक रॉबर्ट नॉजिक की भी आलोचना करते हैं। उन्होंने अरस्तू के चिंतन को आधार बनाया। मैंकी टायर ने कहा कि मैक्स वेबर ने व्यक्ति को इतिहास, समाज, प्रथा एवं सामाजिक परिवेश से पृथक करके देखा, जिन्हें नौकरशाही प्रबंध भी कहा जाता है। देखिए मैंकी टायर ने कहा कि मैक्स वेबर ने व्यक्ति को इतिहास, समाज एवं प्रथाओं मैंकी टायर ने कहा कि मैक्स वेबर ने व्यक्ति को इतिहास, समाज, प्रथा एवं सामाजिक परिवेश से पृथक करके देखा, जिन्हें नौकरशाही प्रबंध भी कहा जाता है। वे अपनी पुस्तक आफ्टर वर्ल्ड 1981 में पर्यावरणीय विनाश की कल्पना करते हैं, जिसके द्वारा उन्होंने व्यक्ति को सामाजिक कहा था। सामाजिक परिस्थिति में ही व्यक्ति के व्यवहार को समझा जा सकता है। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए समुदायवादियों ने व्यक्तिवादी विचारों को कड़ी आलोचना की। समुदायवादियों ने आपको व्यक्तिवादी उदारवादी विचारों की कड़ी आलोचना की। माइकल सेंडर नव उदारवादियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इनके आत्मनिर्धारण की मान्यता अतार्किक है, क्योंकि ये विचार आपको सामाजिक परिप्रेक्ष्य, समुदाय एवं सामाजिक परिस्थितियों की पूर्ण अवहेलना करते हैं। समुदायवादियों ने व्यक्ति की बजाय समुदाय को प्राथमिक माना। समुदाय का आशय परिवार, पड़ोस, विद्यालय, चर्च एवं राष्ट्र राज्य है। इनके अनुसार व्यक्ति का जीवन समुदाय में ही सार्थक है। समुदाय से परे व्यक्ति के जीवन की कल्पना करना कठिन है। अब देखिए समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति का चयन सदैव तार्किक नहीं होता। समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति का चयन सदैव तार्किक नहीं होता एवं समुदाय के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान, चेतना एवं समाज में अपनी स्थिति का पता चलता है। इसलिए समुदायवादियों ने व्यक्ति को समाज में अंतर्निहित माना। हमारी मूल्य मान्यता परिवार, समाज, धर्म एवं राष्ट्र द्वारा निर्धारित होती है। हमारी मूल्य मान्यता परिवार, समाज, धर्म एवं राष्ट्र द्वारा निर्धारित होती है। समुदायवादियों के अनुसार राज्य का मूल कर्तव्य एक बेहतर समुदाय के निर्माण का प्रयास करना है। अतः ये तटस्थ राज्य की संकल्पना को अस्वीकृत करते हैं। समुदायवादियों ने ग्रीन जैसे विचारकों से प्रेरणा ली, जिन्होंने व्यक्ति को मूलतः सामाजिक माना। नव उदारवादियों एवं समुदायवादियों के मत अन्य विभेद निम्नलिखित है। तो नव उदारवाद एवं समुदायवादियों के मत अन्य विभेद निम्नलिखित है, जिसमें पहला आपके यहाँ पर है देखिए उदारवादियों के अनुसार आत्मन साध्य से पहले सेल्फ इज प्रियर टू इन होता है। समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति की उदारवादी संकल्पना खोखली है। समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति की उदारवादी संकल्पना खोखली है, क्योंकि व्यक्ति के उद्देश्यों का निर्धारण समुदाय के द्वारा किया जाता है। इसलिए समुदायवादियों के अनुसार आत्मन का निर्धारण साध के द्वारा इंड इज प्रियर टू सेल्फ होता है। देखिए समुदायवादियों के अनुसार उदारवादियों का आत्म प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण है। समुदायवादियों के अनुसार उदारवादियों का आत्म प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण है। चार्ल्स टेलर के अनुसार समाज मूल्यों का निर्धारण अधिकर्मकता। देखिए चार्ल्स टेलर के अनुसार समाज मूल्यों का निर्धारण आपको अधिकर्मता, सोपानिकता के रूप में होता है। इन मूल्यों की प्राप्ति हमें समुदाय से होती है, जिनके द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है।
जिनके द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। हम और हमारे उद्देश्य अलग नहीं होते। हम अपने जीवन उद्देश्यों का चयन नहीं, हम अपने जीवन उद्देश्यों का चयन नहीं, अपितु समाज में इनकी खोज करते हैं। देखिए समुदायवादी के अनुसार व्यक्ति समाज में अवस्थित होता है। व्यक्ति देखिए समुदायवादी के अनुसार व्यक्ति समाज में अवस्थित होता है। माइकल सेंडर के अनुसार सामुदायिक मूल्यों समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं तथा समाज के सदस्यों की पहचान इन्हीं मूल्यों से होती है। फिर आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देखिए माइकल सेंडर ने वर्ष 1982 में अपनी प्रसिद्ध रचना लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 लिखते हुए समुदायवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने नव उदारवादी की कड़ी आलोचना की। इनके अन्य मान्यताकारों आपको वालजाल, चार्ल्स टेलर और मैकइंटायर है। माइकल वालजार की रचना स्फीयर ऑफ जस्टिस ए डिफेंस ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वलिटी 1983 है। चार्ल्स टेलर की रचना हीगेल एंड मॉडर्न सोसाइटी 1979 है। चार्ल्स टेलर के अनुसार नव उदारवादी समान हित की राजनीति का परित्याग कर देते हैं। टेलर के अनुसार आपको स्वतंत्रता अवस्थित सिचुएटेड होती है। सिचुएटेड होती है। समुदायवाद समुदायवाद देखिए समुदायवाद उदारवाद का ही विस्तार है। समुदायवाद समाजवाद नहीं है। अब आप यहाँ देखिए समुदायवादियों की मूल मान्यता निम्नलिखित है। अब यहाँ पे देखिए समुदायवादियों की मूल्य मान्यता निम्नलिखित है। तो समुदायवादियों की मूल्य मान्यता निम्नलिखित है, जिसमें पहला आपको देखिए समुदाय व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समुदायवादियों ने सोशल थेसिस पर बल दिया। समुदाय को केंद्र। समुदायवादियों के अनुसार समुदाय का आशय परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, चर्च, आस पड़ोस एवं राष्ट्र है। इनके अनुसार व्यक्ति मूलतः सामाजिक प्राणी है। इन्होंने उदारवादियों की व्यक्ति की संकल्पना को अपूर्ण माना। इसलिए इन्होंने व्यक्ति को समाज में अवस्थित माना। उनके अनुसार व्यक्ति समाज में अपनी पूर्ण खोज करता है। करता है। इन्होंने व्यक्ति की समाज में एम्बेडनेस पर अत्यधिक बल दिया। इनके अनुसार व्यक्ति की पहचान समुदाय के द्वारा निर्मित होती है। इनके अनुसार हमारे उद्देश्यों का निर्धारण समुदाय के द्वारा ही किया जाता है। इनके अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार समुदाय से प्राप्त होते हैं। समुदायवादियों के अनुसार राज द्वारा विशेष प्रकार के मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समुदायवाद में सेंट्रल के अनुसार साध्य आत्मन से पहले होता है। अब क्या समुदायवादियों के मुख्य मान्यताकार सेंडल, चार्ल्स टेलर, वालजार एवं मैकइंटायर इत्यादि है। समुदायवादियों के मुख्य मान्यताकार सेंडल, चार्ल्स टेलर, वालजार एवं मैकइंटायर इत्यादि है। समुदायवादियों के मूल आदर्श है हीगल एवं ग्रीन। आपको आगे यहाँ पर है देखिए नव उदारवादियों का खंड। यहाँ देखिए नव उदारवादियों का खंड। नव उदारवादियों का प्रबल खंडन किया। इनके अनुसार नव उदारवादियों की निम्न कमियां हैं, जिसमें पहला आपको देखिए नव उदारवादियों द्वारा वर्णित व्यक्ति की संकल्पना अपूर्ण है। नव उदारवादी द्वारा वर्णित व्यक्ति की संकल्पना अपूर्ण है। इस व्यक्ति का आत्म प्रत्यक्षण को उपेक्षित किया गया है। देखिए नव उदारवादियों का खंडन हम देखिए
समुदायवादियों नव उदारवादियों का प्रबल खंडन किया। इनके अनुसार नव उदारवादियों की निम्न कमियां हैं। पहला आपको देखिए, नव उदारवाद द्वारा वर्णित, नव उदारवाद द्वारा वर्णित पर व्यक्ति की संकल्पना अपूर्ण है। दूसरा, इसमें व्यक्ति के आत्म प्रत्यक्षण को उपेक्षित किया गया। इसमें व्यक्ति के आत्म प्रत्यक्षण को उपेक्षित किया गया है। इसमें व्यक्ति के आत्म प्रत्यक्षण को उपेक्षित किया गया है। तीसरा आपको देखिए यहाँ पर, तीसरा कि नव उदारवादियों ने संबद्धता को उपेक्षित किया। नव उदारवादियों ने संबद्धता को उपेक्षित किया है। अब के समुदायवादियों ने नव उदारवादी की इस मान्यता का विरोध किया कि व्यक्ति का चयन। समुदायवादियों ने नव उदारवादियों की इस मान्यता का विरोध किया है कि व्यक्ति का चयन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति समाज के किसी भी मूल्य और मान्यताओं पर सवाल उत्पन्न करने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्ति समाज के किसी भी मूल्य और मान्यताओं पर सवाल उत्पन्न करने के लिए स्वतंत्र है। अब देखिए आपको आगे है क्या, नव उदारवाद। देखिए नव उदारवाद बनाम समुदायवाद का विवाद। यहाँ देखिए समुदायवादियों ने व्यक्तिवादी उदारवादी विचारकों की आलोचना की। समुदायवादियों ने व्यक्तिवादी उदारवादी विचारकों की कड़ी आलोचना की। माइकल सेंडर ने नव उदारवादियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इनके आत्मनिर्धारण की मान्यता अतार्किक है, क्योंकि ये विचार सामाजिक परिप्रेक्ष्य, समुदाय एवं सामाजिक परिस्थितियों की पूर्ण अवहेलना करते हैं। क्योंकि ये विचार सामाजिक परिप्रेक्ष्य, समुदाय एवं सामाजिक परिस्थितियों की पूर्ण अवहेलना करते हैं। समुदायवादियों ने व्यक्ति की बजाय समुदाय को प्राथमिक माना। समुदायवादियों ने व्यक्ति की बजाय समुदाय को प्राथमिक माना। समुदाय का आशय परिवार, पड़ोस, विद्यालय, चर्च एवं राष्ट्र राज्य है। समुदाय का आधार परिवार, पड़ोस, विद्यालय, चर्च एवं राष्ट्र राज्य है। इनके अनुसार व्यक्ति का जीवन समुदाय में ही सार्थक है। समुदाय से परे व्यक्ति के जीवन कल्पना करना कठिन है। समुदाय से परे अब इसके अनुसार व्यक्ति का जीवन समुदाय में ही सार्थक है। समुदाय से परे व्यक्ति के जीवन की कल्पना करना कठिन है। समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति का चयन सदैव तार्किक नहीं होता है। समुदाय के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान, चेतना एवं समाज में अपनी स्थिति का पता चलता है। इसलिए समुदायवादियों ने व्यक्ति को समाज में अंतर्निहित माना। हमारी मूल मान्यताएं परिवार, समाज, धर्म एवं राष्ट्र द्वारा निर्धारित होती है। समुदायवादियों के अनुसार राज्य का मूल कर्तव्य। इसलिए समुदायवादियों ने व्यक्ति को समाज में अंतर्निहित माना। हमारी मूल मान्यताएं परिवार, समाज, धर्म एवं राष्ट्र द्वारा निर्धारित होती है। समुदायवादियों के अनुसार राज्य का मूल कर्तव्य एक बेहतर समुदाय के निर्माण का प्रयास करना है। अतः ये तटस्थ राज्य की संकल्पना को अस्वीकृत करते। समुदायवादियों ने ग्रीन जैसे विचारकों से प्रेरणा ली, जिन्होंने व्यक्ति को मूलतः सामाजिक माना। अब देखिए नव उदारवादियों एवं समुदायवादियों के मध्य अन्य विभेद निम्नलिखित है। पहला उदारवादियों के अनुसार आपको आत्मन साध्य से पहले होता है। समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति की उदारवादी संकल्पना खोखली है, क्योंकि व्यक्ति के उद्देश्य का निर्धारण समुदाय के द्वारा किया जाता है। इसलिए समुदायवादियों के अनुसार आत्मन का निर्धारण साध के द्वारा होता है। दूसरा देखिए, समुदायवादियों के अनुसार उदारवादियों का आत्म प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण है। समुदायवादियों के अनुसार उदारवादियों का आत्म प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण है। चार्ल्स टेलर के अनुसार देखिए यहाँ पर समाज में मूल्यों का निर्धारण अधिकर्मक
चार्ल्स टेलर के अनुसार समाज में मूल्यों का निर्धारण अधिकर्मता जिसको हम बोलते हैं सोपानिकता के रूप में होता है, तथा इन मूल्यों की प्राप्ति हमें समुदाय से होती है जिनके द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। हम और हमारे उद्देश्य अलग नहीं होते हैं। हम अपने जीवन उद्देश्यों का चयन नहीं अपितु समाज इनकी खोज करते हैं। तीसरा देखिए समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति समाज में अवस्थित होता है। माइकल सेंडर के अनुसार सामुदायिक मूल्य समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। सामुदायिक मूल्य समाज के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। तथा समाज के सदस्यों की पहचान इन्हीं मूल्यों से होती है। इन्हीं मूल्यों से होती है। फिर आपको आगे देखिए बहुसंस्कृतिवाद आपके यहाँ पर है क्या। बहुसंस्कृतिवाद आपको देखिए आशय, यहाँ देखिए बहुसंस्कृतिवाद का आशय देखिए विश्व के अधिकांश देश आंतरिक तौर पर बहुल है। लेकिन उनके यहाँ उनकी सीमाओं में निवास कर रहे लोगों की भिन्न भिन्न धर्म जातियाँ और संस्कृतियाँ हैं। लोकतंत्र के दायरे में इतने लोगों से कैसे समान रूप से व्यवहार किया जा सकता है। यह प्रश्न बहुसंस्कृतिवाद करता है और उसका उत्तर देने का प्रयत्न करता है। बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसे सैलड ब्राउन मोज़ेक संस्कृति कल्चर मोज़ेक तथा मेल्टिंग पॉट कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इसका देखें किमलिका ने बहुसंस्कृतिवाद के इतिहास को 3 अवस्था में विभाजित किया है। पहला आपको यहाँ पर है बहुसंस्कृतिवाद समुदाय के रूप में। दूसरा आपको बहुसंस्कृतिवाद उदारवादी ढांचे के रूप में। तीसरा आपको देखिए बहुसंस्कृतिवाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के रूप में। अब पहला देखिए बहुसंस्कृतिवाद समुदाय के रूप में। देखिए समुदायवादियों के अनुसार बहुसंस्कृतिवाद व्यक्ति स्वायत्ता के भांतिपूर्ण प्रभाव में से समुदायवादियों के अनुसार देखिए बहुसंस्कृतिवाद व्यक्ति स्वायत्ता के भ्रांतिपूर्ण प्रभावों से समुदाय की सुरक्षा करने एवं समुदाय का मूल्य प्रदर्शित करने का एक उचित तरीका है। समुदायवादी टेलर एवं सेंडर के अनुसार उदारवादी सिद्धांत अल्पसंख्यकों जैसे विभिन्न समुदाय समूहों को संगठित करने एवं उनके अधिकारों को राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखने के लिए अनुपयुक्त है। अब दूसरा देखिए आपका क्या उदारवादी ढांचे में बहुसंस्कृतिवाद। देखिए उदारवादी ढांचे में बहुसंस्कृतिवाद देखिए जोसेफ राज के अनुसार व्यक्ति की स्वायत्ता उसकी अपनी संस्कृति के संबंध हो। जोसेफ राज के अनुसार व्यक्ति की स्वायत्ता उसकी अपनी संस्कृति से संबंध हो। जोसेफ राज के अनुसार व्यक्ति की स्वायत्ता उसकी अपनी संस्कृति से संबंध हो। अन्य द्वारा उसकी संस्कृति एवं समृद्धि को दिए जाने वाले सम्मान एवं समाज के बेहतर संदर्भ में उसकी संस्कृति की पहचान से सीधे जुड़ी हुई है। किम लिखा ने अल्पसंख्यकों के अधिकार को 2 भागों में विभाजित किया। प्रथम आपको आंतरिक नियंत्रण, दूसरा बाह्य सुरक्षा आपके यहाँ पर है। देखिए किम लिखा के अनुसार आंतरिक नियंत्रण अंत सामूहिक संबंध आते हैं और बाह्य सुरक्षा में अंत सामूहिक संबंध आते हैं। देखिए बहुसंस्कृतिवाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के रूप में। देखिए उदारवादी राज ने राष्ट्र निर्माण के किसी न किसी बिंदु पर एक राष्ट्रीय संस्कृति को फैलाने का प्रयास किया जो समान अवसरों, विश्वास एवं एकात्मकता
जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्यों में लाभदायक हो सके। अब देखिए गैर विभेदीकरण, देखिए गैर विभेदीकरण का आदर्श यहाँ पे देखिए बहु संस्कृतिवाद का लक्ष्य अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदाय के प्रति भेदभाव को न्यूनतम तथा गैर विभेदीकरण के आदर्श को प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित करना है। बहुसंस्कृतिवाद का दूसरा लक्ष्य सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण है। बहुसंस्कृतिवाद का दूसरा लक्ष्य आपको सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण है। फिर आपको आगे यहाँ पर है विभेदकारी। आगे आपके देखिए विभेदकारी नागरिकता का सिद्धांत आपको यहाँ पर है। विभेदकारी नागरिकता का सिद्धांत है देखिए बहुसंस्कृतिवाद के अनुसार बहुसंस्कृतिवाद के अनुसार सभी के लिए समान अधिकार संस्कृति पर आधारित मतभेद को न्यूनतम करने के लिए अपर्याप्त है। आवश्यकताएं देखिए आवश्यकता अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देने की है। इस विचार के अनुसार नागरिकों में उनकी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर मतभेद किया जा सकता है। उनकी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर मतभेद किया जा सकता है। विभेदीकृत नागरिकता की रूपरेखा के भीतर बहुसंस्कृतिवाद अल्पसंख्यक समुदाय के 3 प्रकार के विशेष अधिकारों की पहला आपके यहाँ पर सांस्कृतिक अधिकार, दूसरा आपके स्वशासन का अधिकार, तीसरा विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार आपको यहाँ पर है। अब के भिखु पारित देखिए भिखु पारित का की लिखा एक बहुत संस्कृतिवाद संबंधी विचार देखिए। भिखु पारित के अनुसार आधुनिक समाजों में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों में देखी जा सकती है, जिनमें से तीन सबसे अहम है। आपको पहला आपके यहाँ पर देखिए समाज के सदस्य व्यापक रूप से सामान्य संस्कृति सहायता करते हैं, किंतु वे विविध तरीकों से मनोरंजन तथा कुछ काम करते हैं। इसमें समलैंगिक व्यक्ति और लेस्बियन शामिल है। ये व्यापक संस्कृति से खुश हैं और केवल जीवन के प्रासंगिक क्षेत्रों में अपनी पसंद व्यक्त करते हैं। दूसरा समाज का एक वर्ग प्रभुत्वशाली संस्कृति के केंद्रीय सिद्धांतों और मूल्यों की आलोचना करते हैं। समाज का एक वर्ग प्रभुत्वशाली संस्कृति के केंद्रीय सिद्धांतों और मूल्यों की आलोचना करते हैं, जैसे नारीवादियों द्वारा पितृ सत्ता की आलोचना, पर्यावरणविदों के द्वारा मानव जनित विकास की आलोचना। तीसरा अधिकांश आधुनिक समाजों में कई आत्म जागरूक और सुव्यवस्थित समुदाय शामिल हैं, जो विभिन्न मान्यताओं तथा प्रथाओं द्वारा अपना मनोरंजन करते हैं। इसमें अप्रवासी यहूदी आमिष शामिल है। भिखु पारित के अनुसार तीनों के अपने लाभ या लाभ तथा हानि है, किंतु उनके अनुसार तीसरा रूप तीनों में बहुत संस्कृतिवाद के संतुलित है। अब आपको आगे यहाँ पर है विल किमलिखा के विचार। यहाँ देखिए विल किमलिखा के विचार आपके यहाँ देखिए यहाँ पे विल किमलिखा के विचार। बहुसंस्कृति शब्द का प्रयोग देखिए बहुसंस्कृति शब्द का प्रयोग विल किमलिखा एक शक्ति की तरह करते हैं और कहते हैं कि इसी अर्थ में कुछ बहुसंस्कृतिवादियों ने बहुसंस्कृतिवाद का एक समान सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया। किमलिखा कनाडाई अनुभव को यूरोपीय अनुभवों की दृष्टि से देखने की आलोचना करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बहुसंस्कृतिवाद के अनेक देशज प्रतिमान होते हैं। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की विविधता की दृष्टि से किमलिका की स्वीकारोक्ति समीचीन है। अब की बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना देखिए उदारवादी सामंतवादियों ने बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना की है। ब्रायन बेरी ने अपनी प्रसिद्ध रचना कल्चर एंड इक्विटी में बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना की है। बेरी के अनुसार संस्कृति एवं समानता मूलभूत रूप से अत्यंत वचनबद्धताएं हैं। संस्कृति एवं समानता मूलभूत रूप से असंगत वचनबद्धता है। साइमन कैरी ने ब्रायन बेरी के दृष्टिकोण का सार प्रस्तुत करते हुए चार मूल विशिष्टताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो कि निम्नलिखित पहला आपको देखिए व्यक्तिक नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रताओं के उदारवादी कार्यक्रम का समर्थन। दूसरा राज्य की तटस्थता के आदर्श का समर्थन। तीसरा समस्त नागरिकों को
समान उदारवादी अधिकार। तीसरा आपका समस्त नागरिकों को समान उदारवादी अधिकार देखिए। चौथा आपको यहाँ पर क्या बेरी अपने देखिए, चौथा आपको बेरी अपने उदारवादी विचारों तो बेरी अपने उदारवादी विचारों को पश्चिमी प्रजातंत्रों तक सीमित न रखकर वैश्विक आधार पर लागू करना चाहता है। तो बेरी अपने उदारवादी विचारों को पश्चिमी प्रजातंत्रों तक सीमित न रखकर वैश्विक आधार पर लागू करना चाहता है। अब यहाँ आपको है देखिए नारीवादी आलोचना आपके यहाँ आगे है। इसमें फिर आपके यहाँ पर नारीवादी आलोचना यहाँ देखिए नारीवादी आलोचना। नारीवादियों के अनुसार देखिए बहुत संस्कृतिवाद में नारियों के अधिकारों पर अलग से विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। सुसान कोकिन ने इज मल्टीकल्चरलिज्म बैड फॉर वुमेन में बताया कि बहुत संस्कृतिवाद कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान नहीं देता। पहला, सांस्कृतिक समूहों को सांस्कृतिक समूह को अखंड समूह माना गया है। यह स्वीकार नहीं किया गया कि इन अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समूहों के अंतर्गत जेंडर संबंध असमान है। दूसरा, समूह के अधिकारों की वकालत करने वालों ने निजी क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। समूह की वकालत करने समूह के अधिकारों की वकालत करने वालों ने निजी क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका संयुक्त राष्ट्र एवं इसकी एजेंसियां अल्पसंख्यक समूहों के व्यक्तियों के सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति एवं देशज लोगों के अधिकारों के प्रति वचनबद्ध है। देखिए संयुक्त राष्ट्र एवं इसकी एजेंसियां अल्पसंख्यक समूहों के व्यक्तियों के सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति एवं देशज लोगों के अधिकारों के प्रति वचनबद्ध है। 18 दिसंबर 1992 को सामान्य सभा ने 47/135 प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय अथवा जातीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया। मानव अधिकार विश्व सम्मेलन में 25 जून 1993 में वियना घोषणा पत्र को अपनाया गया। मानव अधिकार विश्व सम्मेलन में 25 जून 1993 को वियना घोषणा पत्र अपनाया गया। अब एक निष्कर्ष बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा उनके साथ जुड़े अन्य सिद्धांत समकालीन जीवन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। यह अल्पसंख्यक संस्कृति की सुरक्षा एवं पोषण के लिए सामाजिक संस्थागत व्यवस्थाओं पर जोर देता है। यह अल्पसंख्यक संस्कृति की सुरक्षा एवं पोषण के लिए सामाजिक संस्थागत व्यवस्थाओं पर जोर देता है। फिर आपको आगे आपको यहाँ पर बहुत संस्कृतिवाद है, मल्टीकल्चरलिज्म। आपके यहाँ पर बहुत संस्कृतिवाद, इसको मल्टीकल्चरलिज्म देखिए विल किमलिखा और भिक्खु पारेख ने बहुत संस्कृतिवाद की निम्नलिखित विशेषता अपनाए। विल किमलिखा और भिक्खु पारेख ने बहुत संस्कृतिवाद की निम्नलिखित विशेषता अपनाई। पहला पहचान की राजनीति जिसको बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी। दूसरा आपको मान्यता की राजनीति जिसको बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। तीसरा आपको प्रतिनिधित्व की राजनीति जिसको बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बहुत संस्कृतिवाद द्वारा पहचान की राजनीति पर बल दिया गया है। बहुत संस्कृतिवाद ने उदारवादी मान्यता को अपर्याप्त एवं अपूर्ण माना। किमलिखा के अनुसार इंग्लैंड जैसे देशों में श्रमिक वर्ग को राष्ट्रीय संस्कृति में सम्मिलित करने का प्रयत्न केवल परोपकार की भावना से नहीं किया गया। ब्रिटेन में श्रमिक वर्ग स्वयं को ब्रिटिश सभ्यता से जुड़ा नहीं मानते थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार को आशंका थी कि उनका झुकाव विदेशी विचारों या विचारधाराओं की ओर हो सकता है। अब विदेशी विचारधाराओं को साम्यवाद एवं वैश्विकवाद का खतरा सबसे ज़्यादा था। इसके अतिरिक्त ऐसे समाज पर शासन करना ज़्यादा आसान होता है। जिसके नागरिकों की राष्ट्रीय भाषा समान होता है, वे समान संस्कृति एवं पहचान में विश्वास रखते हो। अभी कल्याणकारी राज द्वारा एक समान राष्ट्रीय पहचान एवं संस्कृति निर्माण के सामाजिक अधिकारों को अत्यधिक महत्व दिया गया। कल्याणकारी राज द्वारा एक समान राष्ट्रीय पहचान एवं संस्कृति के निर्माण के लिए
एवं संस्कृति के निर्माण के लिए सामाजिक अधिकारों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसलिए सामाजिक अधिकारों को शामिल किया गया। उदाहरण के लिए शिक्षा का अधिकार, उदाहरण के शिक्षा के अधिकार का यह तात्पर्य नहीं कि बच्चों या उसके माता पिता द्वारा चुने गए किसी भाषा में शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। बच्चों में तार्किकता साक्षरता प्रदान करने के लिए ही शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि इसका मूल उद्देश्य है शिक्षा के द्वारा लोगों को राष्ट्रीय संस्कृति से जोड़ा जा सके। अतः समान अधिकारों की धारणा भी गहरे रूप में राष्ट्रीय एकीकरण के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत संस्कृतिवाद समान नागरिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय एकीकरण के बीच के जुड़ाव का आलोचक है। बहुत संस्कृतिवाद, आपको यहाँ पर देखिए, अतः समान अधिकारों की धारणा भी गहरे रूप में राष्ट्रीय एकीकरण के साथ जुड़ी हुई है। बहुत संस्कृतिवाद समान नागरिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय एकीकरण के बीच के जुड़ाव के आलोचक है। फिर आपको आगे यहाँ पर है उदारवादी व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को सार्वभौमिक रूप में समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं, परंतु अनेक अल्पसंख्यक समूह स्वयं को हाशिए पर तथा कलंकित और अपमानित महसूस करते हैं, जिनमें अश्वेत महिलाएं, मूल निवासी जातियां एवं धार्मिक अल्पसंख्यक, पुरुष समलैंगिक जिसको गे बोलते हैं, महिला समलैंगिक जिसको लेस्बियन बोलते हैं, जैसे समुदाय प्रमुख है जो अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के कारण खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। अब देखिए आपको आगे कि बहुत संस्कृतिवादियों के अनुसार बुनियादी रूप में नागरिकता को समान अधिकार गोरे या श्वेत विषम लैंगिक एवं सक्षम शरीर वाले एवं सक्षम शरीर वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखकर परिभाषित किया गया। ये अधिकार अल्पसंख्यक समूहों की आवश्यकताओं को समायोजित नहीं करती। ये अधिकार अल्पसंख्यक समूहों की आवश्यकताओं को समायोजित नहीं करती। इसलिए अन्य समूहों ने अलग और पृथक अधिकारों की मांग की। जिसे आइरिश मेलियन यंग ने विभेदीकृत नागरिकता की संकल्पना का विभेदीकृत नागरिकता की संकल्पना का। इनके अनुसार प्रत्येक समूह को राजनीतिक समुदाय में सम्मिलित करना चाहिए, न कि व्यक्तियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। विश्व में अनेक समूह समान राष्ट्रीय संस्कृति में एकीकरण के विचार को ही खारिज कर देते हैं, जैसे कनाडा के क्यूबिक प्रांत के लोग, स्पेन का कैथलोनिया प्रांत एवं बेल्जियम के प्लेमिश जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अपने लिए पृथक राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। साथ ही वे इसके लिए ये संघर्ष कर रहे हैं कि सार्वजनिक संस्थाओं में इनकी भाषा और संस्कृति को मान्यता प्रदान की जाए। देखिए ये स्वशासन की मांग उठाते हैं, जिससे ये अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे। अन्य समूह राष्ट्रीय एकीकरण के विचार के विरोधी नहीं। अन्य समूह आपको राष्ट्रीय एकीकरण के विचार के विरोधी नहीं है, लेकिन विभेदीकृत व्यवहार के समर्थक हैं। पुरुष समलैंगिक यह महसूस करते हैं कि उन्हें त्रुटिपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय संस्कृति से अलग किया गया है। अब आपको आगे देखिए, इसका कारण आर्थिक असमानता कदापि नहीं है, बल्कि समलैंगिकों को राष्ट्रीय संस्कृति में कलंकित माना जाता है। इनके अनुसार राष्ट्रीय संस्कृति के सभी प्रतीक विषम लैंगिक लोगों से संबंधित पश्चिमी लोकतांत्रिक समाजों में विषम लैंगिक हेट्रोसेक्सुअल व्यक्तियों को अच्छा माना जाता है। अब जबकि शिक्षा या भौतिक संसाधनों की दृष्टि में से ये अत्यंत संपन्न है, परंतु राष्ट्रीय संस्कृति के पद सोपान में इन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। इन पर शारीरिक हमले का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। अब अनेक धार्मिक अल्पसंख्यक स्वयं को राष्ट्रीय संस्कृति में कलंकित एवं
कलंकित एवं बहिष्कृत करते हैं। देखिए अनेक धार्मिक अल्पसंख्यक स्वयं को राष्ट्रीय संस्कृति में कलंकित एवं बहिष्कृत करते हैं। इसमें इन अल्पसंख्यकों की मांग है कि किन किन धार्मिक छुट्टियों को सार्वजनिक मान्यता प्राप्त हो। किन किन धार्मिक छुट्टियों को सार्वजनिक मान्यता प्राप्त हो। ड्रेस कोड के नियमों, देखिए ड्रेस कोड के नियमों में परिवर्तन हो। ड्रेस कोड और धार्मिक पूजा पाठ में दखल अंदाजी करने वाले कानून से छूट हो। ड्रेस कोड और धार्मिक पूजा पाठ में दखल अंदाजी करने वाले कानूनों से छूट हो। बहुसंस्कृतिवादियों के अनुसार आज के उदारवादी लोकतांत्रिक समाजों में आर्थिक विषमता को वितरणकारी नीतियों द्वारा हल करने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु समाज में सांस्कृतिक विषमता को हल करने का उपाय उदारवादियों के पास नहीं है। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए अभी भी ब्रिटिश समाज में पद सम्मान एवं हैसियत के आधार पर समाज विभाजन विद्यमान है। उदाहरण के अंग्रेज होना आयरिश होने से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। प्रोटेस्टेंट को कैथोलिक से बेहतर माना जाता है। ईसाइयों को यहूदी और मुस्लिम से श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि गोरे लोगों को काले, भूरे एवं पीले लोगों से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जबकि गोरे लोगों को काले, भूरे एवं पीले लोगों से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पुरुष होना महिला होने से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तथा विषम लैंगिकों को समलैंगिकों की तुलना में वरीयता दी जाती है। सक्षम या शक्तिशाली शरीर वाले व्यक्तियों को विकलांगों से श्रेष्ठ माना जाता है। सक्षम या शक्तिशाली शरीर वाले व्यक्तियों को विकलांगों से श्रेष्ठ माना जाता है। अब किसी भी समाज में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के सक्षम निम्न विकल्प होते हैं। किसी भी समाज में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के समक्ष निम्न विकल्प होते हैं। पहला देखिए अल्पसंख्यक समूह के निकट कोई ऐसा संपन्न एवं मित्र राज्य हो। अल्पसंख्यक समूह के निकट अल्पसंख्यक समूह के निकट कोई ऐसा संपन्न एवं मित्र राज्य हो जो उन्हें स्वीकार कर ले। उदाहरण के अभी हाल में कजाकिस्तान से जर्मन प्रजाति के लोग जर्मन चले गए। इसी प्रकार विश्व के अनेक क्षेत्रों से आकर यहूदी इजराइल में बस गए। अब दूसरा आपको अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों की संस्कृति में स्वयं को बहुसंख्यकों की संस्कृति में स्वयं को मिला ले। देखिए स्वयं को मिला ले और यह प्रयत्न करे कि एकीकरण ज़्यादा निष्पक्ष और बेहतर हो। अब तीसरा स्वशासन अधिकारों की मांग और ऐसी शक्तियों की मांग जिससे वे अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित कर सके तथा अपनी भाषा में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना भी कर सके। अब चौथा आपके देखिए वे समाज में अपने वंचित या हाशिए की स्थिति को स्वीकार कर ले। और ये कहे कि उन्हें अकेले ही छोड़ दिया जाए। अब उदारवादी विचारधारा में व्यक्ति के चयन और स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। उदारवादी विचारकों ने भी बहुसंस्कृतिवाद की मान्यताओं को अपनाया। परंतु उदारवादी अल्पसंख्यकों के बुरे अधिकार एवं अच्छे अधिकार में मतभेद करते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर है
के बुरे अधिकार वे अधिकार हैं जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों पर पाबंदी लगाई जाए, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों पर पाबंदी लगाई जाए। उदाहरण के एक कैथोलिक संगठन इस बात पर जोर दे सकता है कि उनके सदस्य चर्च जाएँ, जबकि उदारवादी समाज में हर व्यक्ति को निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार होता है। जबकि उदारवादी समाज में हर व्यक्ति को निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार होता है। अधिकारों का अभिप्राय है। देखिए, अच्छे अल्पसंख्यक अधिकारों का अभिप्राय है जो व्यक्तिगत अधिकारों के सहायक एवं पूरक हो, उदाहरण के लिए समूह को अपनी संस्कृति का अधिकार होना चाहिए। उदाहरण के प्रत्येक समूह को अपनी संस्कृति का अधिकार होना चाहिए, परंतु समुदाय के लोग अपने सदस्यों के अधिकारों का दमन ना करें। पश्चिमी विचारकों ने अल्पसंख्यकों को भी दो भागों में विभाजित किया। दो भागों में विभाजित किया है। अब पहला देखिए, वे अल्पसंख्यक जो उस देश के मूल निवासी हो। दूसरा, वे अल्पसंख्यक जिन्होंने उस देश में रहने का चयन किया हो। अब के पाश्चात्य विचारकों के अनुसार अल्पसंख्यकों का अधिकार केवल स्वाभाविक अल्पसंख्यकों को प्राप्त होना चाहिए। पाश्चात्य विचारकों के अनुसार अल्पसंख्यकों का अधिकार केवल स्वाभाविक अल्पसंख्यकों को प्राप्त होना चाहिए, ना कि उन अल्पसंख्यकों को जिन्होंने किसी देश में रहने का चयन स्वेच्छा से किया है। भिखु पारिक इस मान्यता से असहमत है, क्योंकि इनके अनुसार सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इससे अल्पसंख्यकों में भेदभाव करना तार्किक एवं औचित्यपूर्ण नहीं है। अब के नव उदारवादी विचारों के नाम आपको देखिए हेयक है। पहला हेयक, दूसरा फ्रीडमैन, तीसरा नॉजिक, चौथा आपको बर्लिन आपको है। अब के समतावादी, आगे देखिए आपको समतावादी विचारकों के नाम। समतावादी विचारकों के नाम देखिए। पहला आपको लॉस, दूसरा आपको डार्किन, और तीसरा आपको रोकोवस्की, और चौथा आपके यहाँ अमर्त्यसेन। ये सभी आपको समतावादी विचारकों के नाम थे। अब आपके यहाँ पे देखिए, अब इसमें देखिए समुदायवादी, अब यहाँ पे समुदायवादी विचारकों के नाम देखिए। समुदायवादी विचारकों के नाम, तो पहला आपको क्या वालजर, दूसरा आपको टेरल, तीसरा आपको क्या सेंडर एवं मैंकेटायर हो गया। अब के बहुसंस्कृतिवादी विचारकों के नाम। देखिए यहाँ पर किमलिका, पहला आपको किमलिका, दूसरा आपको क्या भिखु पारिक। अब के रोनाल्ड डॉकिंग आपको टेकिंग राइट्स सीरियसली 1977 ईस्वी में लिखा था। और विल किमलिका की रचना आपको किमलिका की रचना है लिबरलिज्म कम्युनिटी एंड कल्चर 1989। आपका देखिए महत्वपूर्ण रचना हम देख लीजिए। महत्वपूर्ण रचना देखिए चार्ल्स मैगन की महत्वपूर्ण रचना आपको पॉलिटिक्स एंड साइकोलॉजी आपको है। वेल्डन की रचना का नाम वोकैबुलरी ऑफ पॉलिटिक्स 1953 है। आर्थर एफ बेंटे का रचना का नाम आपको द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ए स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर्स 1908 है, 1908 में लिखा था। और डेविड ट्रूमैन का रचना का नाम है द गवर्नमेंटल प्रोसेस, पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड पब्लिक ओपिनियन 1951 है। द गवर्नमेंटल प्रोसेस, पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड पब्लिक ओपिनियन 1951 में। जेम्स ब्राइस ने लिखा था मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921 में। और मैक्रिडिस ने लिखा था मॉडर्न गवर्नमेंट 1958 में। फिर आपको आगे देखिए दांते जर्मनी, तो दांते जर्मनी का आपको लेखक का दांते जर्मनी का आपको महत्वपूर्ण रचना आपका है बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1967 में। बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियोलॉजी आपको पॉलिटिकल थ्योरी 1967 में। थॉमस एस्कुन का आपको रचना है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन 1962। और मैक्सवेल का आपको रचना का नाम है पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स एज अ वेकेशन, देखिए पॉलिटिक्स एज अ वेकेशन 1919 में लिखा था। और मैकाइवर, मैकाइवर का रचना का नाम आपको द मॉडर्न स्टेट 1926, द मॉडर्न स्टेट 1926 में। हेरोल्ड, देखिए हेरोल्ड जोसेफ, हेरोल्ड जोसेफ के रचना का नाम आपको लिबर्टी इन द मॉडर्न, लिबर्टी, हेरोल्ड जोसेफ का रचना आपको लिबर्टी इन द मॉडर्न है। और लॉस्की रचना का आपको लॉस्की का रचना का नाम यहाँ देखिए स्टेट है 1930 में। लॉस्की रचना आपको स्टेट 1930 में। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में लिखा था। और अथॉरिटी, लॉस्की ने आपको, लॉस्की नहीं, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में लिखा था। लॉस्की नहीं आपको अथॉरिटी, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट 1919 में लिखा था, 1919 में आपको लिखा था। और लॉस्की ने फिर आपको लॉस्की नहीं, हाँ, फिर आपको लॉस्की नहीं द स्टेट, लॉस्की हमको क्या द स्टेट इन थ्योरी, द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1935 लिखा, 35 में लिखा था। लॉस्की नहीं आपको द स्टेट इन थ्योरी, द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1935 में लिखा था। और लॉस्की नहीं क्या रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ आवर टाइम 2011 में लिखा था। लॉस्की नहीं लिखा था। अब एक अनेस्ट बार्कर, आपको देखिए अनेस्ट बार्कर यहाँ देखिए, अनेस्ट बार्कर ने, देखिए अनेस्ट बार्कर ने आपको प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 लिखा था। अनेस्ट बार्कर ने प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 लिखा था। और बेंजामिन, बेंजामिन आर, देखिए बेंजामिन आर बाबर, बेंजामिन आर बाबर, बेंजामिन आर बाबर ने ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी 1984 में लिखा था। बेंजामिन आर बाबर ने आपको स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी 1984 में लिखा था। और माइकल वाल्जर, माइकल वाल्जर ने स्पीयर्स ऑफ जस्टिस, ए डिफेंस ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वलिटी 1987 में लिखा था। और माइकल वाल्जर ने स्पीयर ऑफ जस्टिस, ए डिफेंस ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वलिटी 1987 में लिखा था। तो यहाँ तक ये अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। अब इसके इस अध्याय को आपको यहाँ आगे हैं अध्ययन नंबर 16। अध्ययन नंबर 16 आपके यहाँ पर है क्या, उत्तर आधुनिकतावाद। अध्ययन नंबर 16 आपके यहाँ, अध्ययन नंबर 16 आपके यहाँ पर उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म आपके यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म, अध्ययन नंबर 16 में इसको देखते हैं। आगे हम एक उत्तर आधुनिकतावाद, यहाँ देखिए उत्तर आधुनिकतावाद देखिए मिशेल फुकौल्ट, देखिए मिशेल फुकौल्ट उत्तर संरचनावादी एवं मार्क्सवादी विचारक। मिशेल फुकौल्ट उत्तर संरचनावादी एवं मार्क्सवादी विचारक है। मिशेल फुकौल्ट किसी भी प्रकार की व्यवस्था का विरोध करता है। मिशेल प्रकार की मिशेल फुकौल्ट किसी भी प्रकार की व्यवस्था का विरोध करता है। वह इस मान्यता का खंडन करता है कि यदि व्यक्ति किसी व्यवस्था में रहेगा तो उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। मिशेल फुकौल्ट किसी भी प्रकार की व्यवस्था का विरोध करता है। वह इस मान्यता का खंडन करता है कि यदि व्यक्ति किसी व्यवस्था में रहेगा तो उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। इसे उत्तर आधुनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विवेकों की सीमाओं पर, क्योंकि यह विवेक की सीमाएं भी निर्धारित करता है। इसे उत्तर आधुनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विवेक की भी सीमाएं निर्धारित करता है। अब पहले तो व्यक्ति के लिए एक व्यवस्था एक व्यवस्था का निर्माण किया गया। फिर उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सजा की व्यवस्था की गई। इसके अनुसार पहले तो व्यक्ति के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया गया, तब फिर उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सजा की व्यवस्था की गई। मिशेल फुकौल्ट ने बताया कि कोई भी व्यवस्था व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ आरोपण करती है। मिशेल फुकौल्ट ने बताया कोई भी व्यवस्था व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ आरोपण करती है। इसी तरह उसने तर्क दिया कि जब लोगों को सुधारने के लिए जेल का आविष्कार किया गया तो उसके उपरांत अपराधों में कमी आनी चाहिए उसके उपरांत अपराधों में कमी आनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ बल्कि अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। ऐसा क्यों हुआ? आगे फूको इसका उत्तर देता है। फूको इसका उत्तर कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जेल का प्रयोग व्यक्तियों की आवाज़ों को अनुशासन के नाम पर दबाने के लिए किया जाने लगा तथा क्रांति की आवाज़ को छीन बना दिया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर है फुकौल्ट बताता है कि अब एक विशेष वर्ग अपनी भलाई एवं लाभ के कमजोर वर्गों का शोषण करने के तर्क का सहारा लेने लगा, अतः तर्क का प्रयोग शोषण के लिए किया जाने लगा। फुकौल्ट बताता है कि अब एक विशेष वर्ग अपनी भलाई एवं लाभ के लिए कमजोर वर्गों का शोषण करने के तर्क का सहारा लेने लगा, अतः तर्क का प्रयोग शोषण के लिए किया जाने लगा। फुकौल्ट एक ऐसे आधार की तलाश में था जिसके आधार पर पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था को नापाक सिद्ध किया जा सके। उसका मानना था कि पूंजीवादी
व्यवस्था उसका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था ने उसका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था ने व्यक्ति को स्व से अलग कर दिया। इस व्यक्ति को स्व से अलग कर दिया। इस व्यवस्था की देखिए इस व्यवस्था की प्रकृति होती है कि वह व्यक्ति का कि वह इस व्यवस्था की इस व्यवस्था की प्रकृति होती है कि वह शक्ति का आरोपण करे जो बाध्यकारी होती जो वह शक्ति का आरोपण करे जो बाध्यकारी होती है उसने वह शक्ति का आरोपण करे। देखिए वह शक्ति का सॉरी यहाँ देखिएगा फिर से इस व्यवस्था की प्रकृति होती है कि वह शक्ति का आरोपण करे जो बाध्यकारी होती है। इससे व्यक्ति की व्यक्तित्ता एवं सृजन क्षमता समाप्त होती है। और इसी से व्यक्ति को बचाना चाहते हैं और इसी व्यक्ति को बचाना चाहता है। ये सत्य के सार्वभौमिक एवं निरपेक्ष स्वरूप को अस्वीकार करते हैं। जिस प्रकार न्यूटन ने गति के सार्वभौमिक सिद्धांत को क्वांटम भौतिकी के द्वारा परिवर्तित कर दिया। न्यूटन ने गति के सार्वभौमिक सिद्धांत को क्वांटम भौतिकी के द्वारा परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार फ्रांसीसी विद्वान 1960 एवं 1970 के दशक में आधुनिक विचारों को परिवर्तित कर उत्तर आधुनिकता की नींव रखी। इसी प्रकार फ्रांसीसी विद्वानों ने 1960 एवं 1970 के दशक में आधुनिक विचारों को परिवर्तित करके उत्तर आधुनिकता की नींव रखी। देखिए इसके प्रतिपादकों में ग्रीज डेल्यूज, लुईस इरिगरे लियोटार्ट एवं मिशेल फुकोल्ट एवं देरिदा है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर आधुनिकतावाद का आधार जर्मन दार्शनिक नीत्शे के विचारों से विद्वान है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर आधुनिकतावाद का आधार जर्मन दार्शनिक नीत्शे के विचारों में विद्वान है। नीत्शे ने शून्यवाद का विचार देते हुए समाज में स्थापित सभी आदर्शों एवं मूल्यों को अस्वीकार कर दिया। नीत्शे ने शून्यवाद का विचार देते हुए समाज में स्थापित सभी आदर्शों एवं मूल्यों को अस्वीकार कर दिया। विखंडनवाद जिसको बोलते हैं डीकंस्ट्रक्शन बोलते हैं यहाँ पर। उत्तर आधुनिकतावाद का मूल अधिकार देरिदा का विखंडनवाद उत्तर आधुनिकतावाद का मूल आधार देरिदा का विखंडनवाद है। जिसके अनुसार पाठ्य पुस्तक का अर्थ व्यक्तिगत रूप में विश्लेषित करेगा, लेखक के दृष्टिकोण को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। उसके अनुसार पाठ अंग्रेजी में टेक्स्ट के बजाय संदर्भ कंटेंट अथवा सामाजिक परिवेश एवं परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण होती है। देरिदा ऑफ ग्रामेटोलॉजी में अपने विचार व्यक्त किए। उनका प्रसिद्ध कथन है कि द एंड ऑफ द बुक एंड द बिगिनिंग ऑफ द राइटिंग है। विखंडनवाद को स्पष्ट करते हुए प्लेटोस फार्मेसी शब्द का प्रयोग करते हैं। आर्क राइटिंग के द्वारा लेखन एवं वावी के विखंडन का प्रयास करता है। आर्क राइटिंग के द्वारा लेखन एवं वावी के विखंडन का प्रयास करते हैं। वर्ष 1960 के दशक में फ्रांस में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। वर्ष 1960 के दशक में फ्रांस में इस आंदोलन की शुरुआत हुई जिसके प्रतिपादक जैक्विज डेरिडा, जीन फ्रांसिस लियोटार्ड है। देखिए गिलस आपको GILLES और जैक्विज JACQUES डेरिडा जैक्विस डेरिडा, मिकेल फौकॉल्ट FOUCAULT, जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड जीन फ्रांकोइस फ्रांकोइस लियोटार्ड है। फिर इससे आगे आपके यहाँ पर है कि उत्तर आधुनिकता बहुलवाद और अनिश्चितता को स्वीकार करती है। उत्तर आधुनिकता बहुलवाद और अनिश्चितता को स्वीकार करती है।
उत्तर आधुनिकता देखिए आप उत्तर आधुनिकता बहुलवाद और अनिश्चितता को स्वीकार करती है। ये किसी देखिए ये किसी भी सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार नहीं करते, जैसा कि उदारवादी और मार्क्सवादी मानते हैं। इनके अनुसार देखिए इनके अनुसार विश्व का ज्ञान किसी वस्तुनिष्ठ रू किस इनके अनुसार विश्व का ज्ञान किसी वस्तुनिष्ठ रूप में प्राप्त नहीं हो सकता, जैसा कि प्लेटो और कांट जैसे विचारकों ने विश्व को वस्तुनिष्ठ रूप में विश्लेषित करने का प्रयत्न किया। इनके अनुसार विश्व का ज्ञान किसी वस्तु इनके अनुसार विश्व का ज्ञान किसी वस्तुनिष्ठ रूप में प्राप्त नहीं हो सकता, जैसा कि प्लेटो और कांट जैसे विचारकों ने विश्व को वस्तुनिष्ठ रूप में विश्लेषित करने का प्रयत्न किया। ये असहमति सहिष्णुता तथा मतभेद को स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु समय और संदर्भ के अनुसार निर्धारित होती है। अब इन्होंने आधुनिक विचारधाराओं को इन्होंने आधुनिक विचारधाराओं को इन्होंने आधुनिक विचारधाराओं के विश्व को समझने इन्होंने आधुनिक विचारधाराओं के विश्व को समझने के सार्वभौमिक तरीकों को अस्वीकृत कर दिया। इन्होंने आधुनिक विचारधाराओं के विश्व को समझने के सार्वभौमिक तरीकों को अस्वीकृत कर दिया। इन विचारकों में आपको रिचार्ड रोअल्टी भी सम्मिलित है। आधुनिक उदारवादी विचारक अपने विचारों को सार्वभौमिक मानते हैं। आधुनिक उदारवादी विचारक अपने विचारों को सार्वभौमिक मानते हैं तथा एकमात्र सत्य होने का दावा करते हैं। इसके अतिरिक्त ये अपने विचारों को वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत करते हैं। अब आधुनिक उदारवादी विचारकों का मानना है कि विचार निरपेक्ष है। आधुनिक उदारवादी विचारकों का मानना है कि उनके विचार निरपेक्ष है। आधुनिक उदारवादी विचारकों का मानना है उनके विचार निरपेक्ष हैं, परंतु उत्तर आधुनिक विचारधारा उपरोक्त बातों का खंडन करती है। इस विचारधारा का मानना है कि ज्ञान सार्वभौमिक नहीं बल्कि विखंडित होता है तथा समाज एवं संस्कृति पर आधारित होता है। प्रत्येक विचार आपको सापेक्ष होते हैं। उत्तर आधुनिकवादी विचारकों के अनुसार ज्ञान पूर्ण सत्य नहीं बल्कि ज्ञान उस व्यक्ति पर निर्भर है जो वस्तु के बारे में सोच रहा हो तथा उसे देख रहा हो। अतः उत्तर आधुनिकवादी ज्ञान को वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि आत्मनिष्ठ मानते हैं। उत्तर आधुनिकवादी ज्ञान को वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि आत्मनिष्ठ मानते हैं। फिर आपको मिशेल फुकॉल्ट देखिए, मिशेल फुकॉल्ट यहाँ देखिए। इस विचारधारा का समर्थन मिशेल फुकॉल्ट MICHEL मिशेल फुकॉल्ट FOUCAULT मिशेल फुकॉल्ट आप यहाँ देखिए फुकॉल्ट FOUCAULT फुकॉल्ट ने किया। देखिए जैसे विचार करते इस विचारधारा का समर्थन मिशेल फुकॉल्ट जैसे विचार करते हैं। फुकॉल्ट राजनीति विज्ञान में प्रत्यक्ष शक्ति की परंपरागत मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया। उनके अनुसार शक्ति ना तो राज में निहित है और ना ही वर्ग में केंद्रित है। उनके अनुसार शक्ति ना तो राज में निहित है और ना ही वर्ग में केंद्रित है, बल्कि यह समूचे समाज में बिखरी हुई है। जैसे शरीर में कोशिकाएं होती है और अर्थात शक्ति का कोई केंद्र नहीं होता। फुकॉल्ट के अनुसार आधुनिक समाज में अस्पताल, जेल, विश्वविद्यालय जैसे माध्यमों से व्यक्ति में अनुशासन का निर्माण किया जाता है। इसलिए शक्तियाँ न केवल बिखरी होती है अपितु ये उत्पादक भी होती है। फुकॉल्ट के अनुसार ज्ञान ही शक्ति है। अब फुकॉल्ट ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में लिखते हैं कि विज्ञान निरपेक्ष नहीं होता बल्कि वह समाज, संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्था द्वारा निर्मित होता है और समाज में सभी लोग समान नहीं होते। इसलिए समाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा भी शक्ति संबंधों को परिभाषित करती है। इन्हीं शक्ति संबंधों से व्यक्ति को लैंगिकता का भी ज्ञान होता है। इन्हीं शक्ति संबंधों से व्यक्ति को लैंगिकता का भी ज्ञान होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि ज्ञान से ही छात्रों, मरीजों और खिलाड़ियों में अनुशासन पैदा किया जा सकता है। अब
देखिए फुकॉल्ट के अनुसार व्यक्ति को अपने शरीर का ज्ञान होने पर शरीर का ज्ञान होने पर जीनोलॉजी ऑफ पावर जीनोलॉजी ऑफ पावर शक्ति प्राप्त होती है। फुकॉल्ट के अनुसार व्यक्ति को अपने शरीर का ज्ञान होने पर ही जियोलॉजी ऑफ पावर शक्ति प्राप्त होती है। तथा वर्तमान में शक्तियाँ सरकार गवर्नमेंट से नहीं बल्कि शासन गवर्नमेंटलिटी से प्राप्त होती है जिसके द्वारा सरकार विभिन्न प्रकार से व्यक्तियों को पहचान का निर्माण करती है, जिसके द्वारा सरकार विभिन्न प्रकार से व्यक्तियों की पहचान का निर्माण करती है, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि निर्माण। इसलिए फुकोल्ट ने शक्ति को ज्ञान के रूप में परिभाषित किया और इसे उन्होंने जैविक शक्ति बायो पावर का नाम दिया, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि शक्ति संबंधी ज्ञान प्रदान करते और शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं होता और शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं होता। समाज देखिए शक्तियाँ समाज में बिखरी रहती है। इनका प्रभाव नीचे से ऊपर की तरफ होता है। जैसे कोशिकाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती है। अब ये फुकॉल्ट के अनुसार समाज में जहाँ भी शक्ति का प्रयोग होगा उसका प्रतिरोध होना भी स्वाभाविक है। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार पाठक यह निर्धारित करेगा कि लेखक या लेखन का अभिप्राय क्या है, ना कि लेखक यह निर्धारित करेगा कि पाठक इसे किस प्रकार पढ़े। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार पाठक यह निर्धारित करेगा कि लेखक या लेखन का अभिप्राय क्या है, ना कि लेखक यह निर्धारित करेगा कि पाठक इसे किस प्रकार पढ़े। अब उत्तर आधुनिकतावादी इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण उसके सामाजिक सांस्कृतिक उत्तर आधुनिकतावादी इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से निर्धारित होता है। इसलिए वह सत्य ट्रूथ का अपने दृष्टिकोण के अनुसार डिकंस्ट्रक्शन करेगा। इससे उत्तर आधुनिकतावादी ज्ञान की निरपेक्षता और सार्वभौमिकता को अस्वीकार कर देते हैं और इसे विखंडित और सापेक्ष मानते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी विसंरचनावाद को स्वीकार करता है। विसंरचनावाद का सिद्धांत जैक्स देता है। उत्तर आधुनिकतावादी विसंरचनावाद को स्वीकार करता है। विसंरचनावाद का सिद्धांत जैक्स देता जैक्स देरिडा ने दिया। उत्तर आधुनिकतावादी विसंरचनावाद को स्वीकार करता है। विसंरचनावाद का सिद्धांत जैक्स देरिडा ने दिया। विसंरचनावाद यह मानता है कि अवधारणाएं विचार सिद्धांत पूर्वानुभाव पुनः संरचित किए जा सकते हैं। जैसे शब्दों को परिवर्तित करके रचना को परिवर्तित किया जा सकता है। उत्तर आधुनिकतावादी मेटा नैरेटिव को स्वीकार नहीं करता। मेटा नैरेटिव किसी विशेष ज्ञान की वैधता को स्वीकार करता है। किसी विशेष ज्ञान की वैधता को स्वीकार करता है। यह सार्वभौमिकता अंतिम सत्य को स्वीकार करती है। मतलब मेटा नैरेटिव सार्वभौमिकता अंतिम सत्य को स्वीकार करता है। यह मानता है कि समस्त संसार निश्चित उद्देश्यों के संचालित हो रहा है। निश्चित उद्देश्यों के संचालित हो रहा है। इस सिद्धांत की व्याख्या सबसे पहले आपको जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड ने अपनी पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट और नॉलेज 1979 में किया।
उत्तर आधुनिकतावादी बहुल नैरेटिव पॉली नैरेटिव को स्वीकार करते हैं। अब देखिए मिशेल फुकोल्ट का इस प्रकार देखिए मिशेल फुकोल्ट का इस प्रकार देखिए मिशेल फुकोल्ट जैसे आपको मिशेल फुकोल्ट की पहला रचना का नाम आपके यहाँ है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में। और आपको मिशेल फुकोल्ट की दूसरे रचना आपके यहाँ द ऑर्डर ऑफ थिंग 1966 ईस्वी में। और मिशेल फुकोल्ट की तीसरे रचना आपका डिसिप्लिन एंड पनिश देखिए डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 में। डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 ईस्वी में। और मिशेल फुकोल्ट की तीसरे रचना का नाम आपका चौथी रचना का नाम हुआ क्या द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 में। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 ईस्वी में। अब आपको आगे यहाँ पर देखिए कि आगे आपके यहाँ पर आर्कियोलॉजी एंड गायनकोलॉजी देखिए। अब आर्कियोलॉजी एंड गायनकोलॉजी यहाँ देखिए मिशेल फुकोल्ट के अनुसार ज्ञान ही शक्ति है और ज्ञान की व्याख्या के लिए वे आर द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज शब्द का प्रयोग करते हैं जिसके अनुसार शक्ति से ज्ञान का निर्माण होता है तथा शक्ति सामाजिक संबंधों में विद्वान होती है। जिसके अनुसार शक्ति से ज्ञान का निर्माण होता है तथा शक्ति सामाजिक संबंधों में विद्वान होती है। और आगे उनके अनुसार ऑर्डर ऑफ थिंग का अभिप्राय भाषा व्याकरण द्वारा नहीं। उनके अनुसार ऑर्डर ऑफ थिंग्स का अभिप्राय भाषा व्याकरण द्वारा नहीं अपितु पाठक की चेतना एवं शक्ति संबंधों द्वारा निर्धारित होती है। उनके अनुसार ऑर्डर ऑफ थिंग्स का अभिप्राय भाषा व्याकरण द्वारा नहीं अपितु पाठक की चेतना एवं शक्ति संबंधों द्वारा निर्धारित होती है। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 द डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 के अंतर्गत फुकोल्ट ने कहा कि आधुनिक युग में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के जेल एवं चिकित्सालय का प्रयोग किया जाता है। अतः व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के दंड अथवा भय का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए आपको द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 के अंतर्गत फुकोल्ट ने कहा कि आधुनिक युग में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के जेल एवं चिकित्सालय का प्रयोग किया जाता है। अतः व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के दंड अथवा भय का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब कि समाज के आगे देखिए समाज की शक्ति संबंध ही उसकी पहचान बनाते हैं। समाज की शक्ति संबंध उसकी पहचान बनाते हैं। उनके अनुसार देखिए आपको उनके अनुसार शक्तियाँ समाज से कैपिलरी की तरह फैली होती है। आपको आगे देखिए समाज के शक्ति संबंध से ही उसकी पहचान बनाते हैं। उनके अनुसार शक्तियाँ समाज से कैपिलरी की तरह फैली होती तथा ये समूचे समाज में डिफ्यूज होती है। डिफ्यूज आपके उनके अनुसार शक्तियाँ समाज से कैपिलरी की तरह फैली होती है तथा ये समूचे समाज में बिखरी होती है। अब सरकार के बजाय गवर्नमेंट के द्वारा सरकार व्यक्ति की पहचान निर्मित करती है। सरकार के बजाय गवर्नमेंट के द्वारा सरकार व्यक्ति की पहचान निर्मित करती है। फिर आपको आगे यहाँ पर है कि प्रत्येक शक्ति में प्रतिरोध की भी विद्वान होता है। प्रत्येक शक्ति में प्रतिरोध भी विद्वान होता है तथा शक्तियाँ नीचे से ऊपर जाती है। प्रत्येक शक्ति में प्रतिरोध भी विद्वान होता है। प्रत्येक शक्ति में प्रतिरोध भी विद्वान होता है तथा शक्तियाँ नीचे से ऊपर जाती है। अब मेटा नेरेटिव का खंडन लियोटार्ड के अनुसार आधुनिक युग में सार्वभौमिक मान्यता का निर्माण हुआ जो तकनीकी वैज्ञानिक वर्चस्व का परिणाम है। भाषाई प्रभुत्व के इस दौर को उन्होंने लैंग्वेज गेम का नाम दिया है। भविष्य में सूचना एवं तकनीकी की प्राप्ति के संघर्ष होगा। उनके अनुसार कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्तमान दौर में विचारों को वस्तुनिष्ठ बनाने की हॉल है जो मूलतः आत्मनिष्ठ होते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए राजनीति विज्ञान कुछ महत्वपूर्ण रचना आपको दिया हुआ है। देखिए राजनीति विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण रचना आपको यहाँ पर दिया हुआ है। राजनीति विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण रचना आपको दिया उसको पढ़ते हैं। आमन एंड वर्मा की रचना आपको द सिविक कल्चर 1963 में। आमन एंड वर्मा की रचना आपको द सिविक कल्चर 1963 आपको है। रॉबर्ट डॉल की रचना आपको है द हु गवर्न्स 1961। रॉबर्ट डॉल का रचना का नाम है हु गवर्न्स कौन शासन करता है 1961 में लिखा था। और रॉल्फ डेहरेडॉर्फ का रचना आपको है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959 आपको रॉल्फ डेहरेडॉर्फ
डॉल्फ क्वेश्चन आपको क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959 में लिखा था। और कार्ल ड्यूस क्वेश्चन का नाम क्या यहाँ पे है, कार्ल ड्यूस क्वेश्चन का नाम द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल 1963। कार्ल ड्यूस का प्रश्न का नाम है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल 1963। और एंथनी डॉन्स क्वेश्चन का नाम यहाँ पे एंथनी डॉन्स क्वेश्चन का नाम है एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957। एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957। एंथनी डॉन्स, देखिए एंथनी डॉन्स क्वेश्चन का नाम है एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957 आपको है। डेविड स्टर्न, देखिए डेविड स्टर्न आपको देखिए डेविड स्टर्न का संग आपको ए सिस्टम ऑफ एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965। डेविड स्टर्न का संग नाम है ए सिस्टम ऑफ एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965। सैमुअल पी हंटिंगटन आपको रचना का नाम है सैमुअल पी हंटिंगटन रचना आपको यहाँ पर पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968 आपको है। वी ओ की जूनियर की आपको रचना का नाम है द रिस्पॉन्सिबल रैशनैलिटी इन प्रेसिडेंटल वोटिंग 1930 से 1960 1936 1960 1966। वी ओ की जूनियर का रचना नाम है द रिस्पॉन्सिबल इलेक्टोरेट रेशनैलिटी इन प्रेसिडेंटल वोटिंग 1936 1960 या 1966 आपको है। लेनी की रचना का आपको है, लेनी व्यक्ति का नाम है, लेनी की रचना का नाम है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लेनी की रचना है आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लेनी की रचना है। चार्ल्स एडवर्ड लिंड बलाम की रचना का नाम है चार्ल्स एडवर्ड लिंड बलाम की रचना का नाम आपको यहाँ पर क्या है द इंटेलिजेंस ऑफ डेमोक्रेसी 1965 में लिखा था। चार्ल्स एडवर्ड लिंड बलाम लिखा था। सिम्योर मार्टिन लिप्सेट ने पॉलिटिकल मैन 1960 में लिखा था। सिम्योर मार्टिन लिप्सेट ने आपको पॉलिटिकल मैन 1960 में लिखा था। कैरोल पैटमैन ने आपको लिखा था क्या पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेसी थ्योरी 1970 में लिखा था। और बेंजामिन आर बार्बर ने आपको स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स फॉर ए न्यू एज 1984 में लिखा था। बेंजामिन आर बार्बर ने स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स फॉर ए न्यू एज 1984 में लिखा था। जेने जे मार्सबी ने बियॉन्ड एडवर्सरी डेमोक्रेसी 1980 में लिखा था। जेने जे मार्सबी ने बियॉन्ड एडवर्सरी डेमोक्रेसी 1980 में लिखा था। रॉबर्ट एडाल ने मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1970 में लिखा था। रॉबर्ट एडाल ने मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1970 में लिखा था। और कार्ल पॉपर ने द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिकिज्म 1957 में लिखा था। और कार्ल पॉपर ने द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिकिज्म 1957 में लिखा था। ग्राही वारस ने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1926 में लिखा था। ग्राही वारस ने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1926 में लिखा था। और कैटलीन ने साइंस, देखिए कैटलीन ने आपको साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स लिखा था। कैटलीन ने साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स लिखा था। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए हेनरी सिजविक ने द एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स 1891 में लिखा था। हेनरी सिजविक ने द एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स 1891 में लिखा था। कैटलीन ने आपको क्या सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स लिखा था। कैटलीन ने सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स लिखा था। जॉन आर लुकास ने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स 1966 में लिखा था। जॉन आर लुकास ने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स 1966 में लिखा था। जॉन आर लुकास ने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स 1966 में लिखा था। एलन आर बार ने मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट 1983 में लिखा था। जे डी बी मिलर ने द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स 1962 में लिखा था। जे डी बी मिलर ने द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स 1962 में लिखा था। एडविन एन विल्सन एंड ने लिखा था क्या द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस 1996 में लिखा था। देखिए एडमिन एंड विल्सन एंड पैट्रिक मैक अलिस्टर
एडमिन एंड विल्मसन एंड पैट्रिक मैकअलिस्टर ने द पॉलिटिक्स ऑफ डिफेंस 1996 में लिखा था। एक नाम था लंबा, क्या नाम है? विल्मसन एंड पैट्रिक मैकअलिस्टर, ये आपको लिखा था पॉलिटिक्स ऑफ डिफेंस, लिखा था 1996 में। और मॉरिस डुवर्जर ने द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स 1966 में लिखा था। मॉरिस डुवर्जर ने द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स 1966 में लिखा था। मॉरिस डुवर्जर ने द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स 1966 में लिखा था। अब यहाँ से देखिए क्या, यहाँ से आपको ये अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। अब इसके बाद ये आपको पहला जो भाग आपको राजनीतिक अवधारणा का जो पहला भाग तो पूरी तरह से फिनिश होता है। अब आगे चलते हैं।